नमस्कार, मैं हूँ रानू शर्मा। आप देख रहे हैं तहलका भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको तहलका भारत पर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा। शहडोल में रेत माफियाओं द्वारा पटवारी प्रसन्न सिंह की हत्या के मामले पर उमा ने सरकार को घेरा। उमा ने कहा उन्हें स्लिप डिस्क की समस्या है। राहत मिलने के बाद ब्योहारी से ही अवैध खनन विरोधी अभियान की शुरुआत करेंगी। भोपाल में अपने आवास पर उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उमा ने कहा शहडोल में पटवारी प्रसन्न सिंह की जो हत्या हुई, अवैध खनन मुझे हमेशा से चुभता रहा। मैंने कई बार आपत्ति की और आवाज भी उठाई, इसलिए जो बातें मैंने पहले कही थी उन बातों के होते हुए मुझे कोई जिम्मेदारी देने के बारे में पार्टी सोचे, लेकिन मैं खनन की खिलाफत करना नहीं छोड़ूंगी। अब खनन की खिलाफत सबसे आगे हो जाएगी। शराब नीति घोषित हो गई। शिवराज जी ने की, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने वैसे ही की, लेकिन वह लागू नहीं हो पाई, सिवाय इसके कि आहते गिर गई। यह कहा गया कि शराब से लॉस हो जाएगा, तो मैं कह देती हूँ कि खनन से रॉयल्टी वसूल करिए। उमा ने कहा मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी पार्टी की सरकार हो। मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं खनन के मामले में अपना कदम पीछे नहीं करूंगी। मेरा कहना है कि खनन की रॉयल्टी बहुत सारी भरपाई करेगी। प्रसन्न सिंह के अलावा नरेंद्र कुमार और बीच में बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी। कमाल तो यह है कि हमारी सरकार के मुखिया के जिले में उनकी छाती के ऊपर खनन हो रहा है और वह उसको रोक नहीं सके। क्या सत्ता इतनी असहाय है? इन तीनों माफियाओं के सामने पावर माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, इनके सामने सत्ता मजबूर हो गई है क्या? मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने। हाँ, उसने मेरे को कहा कि सब संगठित हो जाएंगे आपके खिलाफ, आप मत बोलिए। तो और बोले इसमें तो उसमें भी हुए थे ना, कांग्रेस भी साथ थी। जनशक्ति चुनाव न जीत पावे, इसमें कांग्रेस पूरा भाजपा का साथ दे रही थी। आपको पता नहीं है, शिवराज जी को भगवान की दया रहती है कि उनके शत्रु भी साथ देते हैं चुनाव में। हाँ, ये नहीं लकी गाई 2008 में पार्टी संकट में थी, तो यहाँ एक ऐसे नेता घोषित कर दिए सोनिया जी ने जो हमारे भाई दादा भाई को पसंद नहीं थे, नंबर 1 में रहने वालों को। तो उनके इतने उम्मीदवार निर्दलीय खड़े होगा इसके लिए कि जनशक्ति को हराओ। तो जनशक्ति मेन टारगेट हो गई थी कांग्रेस और भाजपा दोनों का, और बाकी रिजर्व फोर्सेस तो आई नहीं थी पूरी। तो इसलिए ये तो सही बात है बिल्कुल जो मैं कह रही हूँ, सब इकट्ठे हो जाते हैं इसमें। ये तो अजीब बात है। और 2013 आया तो मोदी का बैकवाटर आ गया। मोदी जी की लोकप्रियता आकाश छूने लगी। तो जो बैकवाटर आता है ना, समुद्र में जब नदी मिलती है तो पानी जोर का आता है तो कुछ पानी पीछे आ जाता है, उसको बैकवाटर बोलते हैं। तो मोदी जी का बैकवाटर मध्य प्रदेश में आ गया। 18 डूब गई, हार गए 18 क्लियर हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि व्यापक की कालीमा छा गई, उसको पहुंचना मुश्किल था, वो आखिरी तक मंडराती रही। तो इसलिए वो बात वो जो थी वो ये भाव से कह रही थी कि इसमें आपके साथ आपके खिलाफ सब हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, ये कह रहे थे वो। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी सरकार बने। और मैं प्रचार करने बहुत नहीं जा सकी, लेकिन आपको पता नहीं मैंने बहुत वीडियो भेजे, वो सारे उम्मीदवार बताएंगे बाद में कि हमने कहा। और मैंने कैमरा मीटिंग करी, मतलब कमरा में बिठा लो, उसको कैमरा मीटिंग कहते हैं ना, और हमारे 10-20 लोग उनके बीच में हमारा भाषण करवा दो, हमने कहा। तो बोले ऐसे हो जाएगा। और 7-8 सीटें मैंने रोड से ही कवर कर ली, एक मैंने मोबाइल से कवर कर ली जहाँ अश्विनी वैष्णव वहां बैठे हुए थी और बैठे हुए थे, सॉरी और मैं शिवराज जी को जानती हूँ। शिवराज जी बहुत ही सचोगुणी संजीदा प्रकृति के व्यक्ति हैं। इसको रोकने के लिए जितने लोगों को आपको अपने साथ लेके चलना पड़ता है, उसमें जो अड़चने आती हैं, उसमें योगी ने बहुत तरीके से उसका मुकाबला किया। इससे उनके प्रति बहुत नाराजगी हुई बीजेपी के ही लोगों को। बीजेपी के विधायक और सांसद उनसे बहुत नाराज हुए, लेकिन वो अडिग रहे इस पर, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग का ही इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो मैं अकेले मध्य प्रदेश को दोषी नहीं ठहराऊंगी। खनन, शराब और पावर माफिया, पावर माफिया में शब्द इसलिए बोलती हूँ कि वो पर्यावरण की क्लीयरेंस अगर किसी वजह से प्रोजेक्ट में हो गई तो उस नदी को खा जाती है। जैसे गंगा को लगभग खा गई क्योंकि टेक्निकल क्लीयरेंस हो चुकी थी पर्यावरण की। तो टेक्निकल क्लीयरेंस हो गई
तो जिन चीजों की हमने 2014 के इलेक्शन कैंपेनिंग में निंदा की, उन्हीं प्रोजेक्ट को हमने पास कर दिया। और मेरी आंखों के सामने मेरे जिंदा रहते हुए जिस धारी देवी के नाम पे मैंने आंदोलन चलाया, वो धारी देवी डूब में आ गई। एंड आई कुड नॉट अटर ए वर्ड बिकॉज आई वाज द मिनिस्टर, आई वाज द कैबिनेट मिनिस्टर। नहीं तो सामने खड़ी हो गई होती, तो डूबा के देखो, वो सबको डूबो दूंगी इसी में। तो इसलिए ये कुछ बातें होती हैं। मैं एक राज्य को दोषी नहीं ठहराऊंगी। खनन पर कंट्रोल करना, पावर माफिया पर कंट्रोल करना और शराब माफिया पर कंट्रोल करना, इसके लिए अदम्य साहस, अदम्य कार्य रचना, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के खर्चों पर कंट्रोल। क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मध्य प्रदेश के, मेरे को ब्रीफिंग उसने की घर आके, तो उसने कहा आपको पता है सब राजनीतिक दल इन्हीं तीन चीजों पर तो चल रहे हैं, तो आप उन राजनीतिक दलों के होते हुए आपका तो वही हाल हो जाएगा जो 2003-04 में हो गया। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए है साफ सुथरी राजनीति इस देश में। क्योंकि जो बड़े बड़े पंडाल बनते हैं मंत्रियों की सभाओं के लिए, मुख्यमंत्रियों की सभाओं के लिए और केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं के लिए और पार्टी के संगठनों के लिए, जो पर प्लेट 1,000 का खाना होता है, ये कौन देता है? इनके घर से आता है क्या? इसी में तो खनन माफिया, शराब माफिया और पावर माफिया घुसा हुआ है। तो पहले उसी पर लौटना पड़ेगा जो जमाना कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता विजयाराजे सिंधिया और अडवाणी जी, अटल जी का था। मोदी जी है वैसे, लेकिन मैंने देखा है कि हम उनके साथ पेश नहीं मिला पाए, उनके साथ हम कदम नहीं हो पाए। मोदी जैसा नेता यूनिक है और इसलिए उनको बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए। वो मानते हैं इन बातों को, कहते हैं, रिपीट करते हैं, हम लोग को डांटते हैं, मंत्रियों को डांटते हैं, मुख्यमंत्रियों को डांटते हैं। आपको क्या पता, मुख्यमंत्री लोग अपनी घरवालियों को लेकर विदेश नहीं जा पाए, उनके माई परिवारों को लेकर नहीं जा पाए, आपको मालूम ही नहीं। क्योंकि हम सुने ना कैबिनेट पर डांटते मंत्रियों को, तो अपनी फैमिली लेके कैसे गए थे। एक मंत्री को तो सॉरी मतलब में वो क्योंकि कैबिनेट का विषय नहीं था, उनने एक मंत्री को कहा कि तुम अपना पूरा परिवार लेके विदेश घूमने कैसे चले गए, उसका खर्चे का ब्यौरा बताओ। तो घिग्गी बन गई उसकी। उन्होंने एक मंत्री को कहा कि तुमने अपनी बहू को बहुत बड़ी कार भेंट की है प्रेजेंट में, तो बोला नहीं मैंने अपने पैसे से की। बोले तो भी ध्यान तो रखो कि सब लोग अपनी बहू को साइकिल भी नहीं भेंट कर पाते कई बार। मतलब मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए चाहूंगी कि 50 साल तक और बने रहें, ताकि देश और उनकी अपनी पार्टी, उनके अपने मंत्री, उनके अपने मुख्यमंत्री, उनके साथ हम कदम हो सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही फर्क आएगा कि हमारी बनेगी तो मुख्यमंत्री से अकेले में बात करूंगी, नहीं सुनेंगे तो सामने खड़ी हो जाऊंगी, पब्लिक में, मतलब भीड़ में, रोड पर खड़ी हो जाऊंगी। और दूसरी पार्टी की सरकार बने, मैं चाहती नहीं तो उस पर कमेंट नहीं करूंगी। आपने कहा दीदी वो योगदान की बात की, तो आप अपने आप को किस योग्य मानती हैं योगदान के लिए? अधिकतर लोग विनम्रता से बोलते हैं, मैंने तो हाय राम कभी सोचे नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री हो जाऊंगा या मैं केंद्रीय मंत्री हो जाऊंगा। ना, मैं अपने आप को हमेशा किसी भी पद के योग्य मानती हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरी भावुकता ही मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं अपने आप को अक्षम और अयोग्य नहीं मानती हूँ, असमर्थ नहीं मानती। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अपन अबोध से व्यक्ति हैं, तो जो काम दे दोगे अपने तरीके से करेंगे। तो इसलिए मैं तो हर पद के योग्य मानती हूँ अपने आप को। मैं अपने आप को अक्षम मानती ही नहीं हूँ। आई गिव 100% टू माई सेल्फ। मैं 100% नंबर देती हूँ अपने आप को, अपनी सक्षमता को, अपनी सामर्थ्य को और अपनी योग्यता को। हाँ, जिम्मेवारी तो जनता तय करती है, पार्टी तय करती है। तो कोई भूल आपको लगता है ऐसा जिसकी वजह से ये देना? भूल मेरी जो भूल मुझे याद आती है कि मुझे याद रखना चाहिए था कि जब पार्टी ने मुझे निकाला तो एक्चुअली मुझे बारीकी से इसको समझना चाहिए था कि मुझे निकाले जाने की डिजाइन तो एक्चुअली मेरे मुख्यमंत्री बनने से कुछ दिन पहले ही तय हो गई थी। तो इसलिए मुझे तो बनने दिया गया, क्योंकि मेरे अलावा और कोई सरकार नहीं बना सकता था। और निकालने की डिजाइन थी, हम उस डिजाइन में ट्रैप हो रही थी। मेरे इमोशंस मुझे ट्रैप कर रहे थे। मैं कानून को मानती थी, तिरंगा को मानती थी। और जब मैं निकाल दी गई तो मुझे अयोध्या तक पैदल जाने के बाद पार्टी नहीं बनानी थी। ये भूल है, क्योंकि पार्टी बनाते समय मुझे ध्यान रखना था कि ये बीजेपी है। आप अलग पार्टी बनाते हो तो इनकी रिजर्व फोर्सेस भी बैरिक से बाहर आती हैं आपको खत्म करने के लिए। फिर अकेले आपका ये सामना नहीं करते, इनके सारे विंग इनका सामना करते हैं। उस व्यक्ति का उसको घेर लेते हैं, अभिमन्यु की तरह मार डालते हैं अपने उसको। मुझे तो ये किया गया कि घेराबंदी करके वापस ले लिया गया। मेरा राजनीतिक अस्तित्व खत्म नहीं किया गया, बल्कि बढ़ा दिया गया, लेकिन घेरे के अंदर वापस लाया गया।
क्योंकि बीजेपी अकेली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनके बहुत सारे सामाजिक संगठन है, विंग है बहुत बड़े बड़े, और वो सब इकट्ठी घेराबंदी कर देते हैं, जिनको मैं इनकी रिजर्व फोर्सेस कहती हूँ, बैरक में रहती हैं और उस दिन निकल आती हैं। तो इसलिए मुझे उसका ध्यान नहीं रहा। दो बातों का, पहली चीज, रिजाइन करने में कोई दिक्कत नहीं थी, तिरंगे के लिए रिजाइन किया था, लेकिन उसके बाद मेरी स्थिति ये कर दी जाए, मैं दोबारा मुख्यमंत्री भी ना बनना चाहती थी, लेकिन मैं कहीं और किसी बड़े पद पर ना चली जाऊं देश में, इसके लिए मेरी घेराबंदी हुई थी। मुख्यमंत्री का पद छोड़ देने से तो मैं मुख्यमंत्री के पद से बड़ी हो गई थी, तो मुझे घटाया कैसे जाए, इसकी घेराबंदी भी पहले से ही हो गई थी। लेकिन वो लोग अभी है नहीं, वो कोई मध्य प्रदेश में उन्हें कोई नहीं, उनकी औकात ही नहीं थी उस समय कि वो ऐसा कर सके। वो सब मतलब दुनिया में ही नहीं होने से अधिकतर लोग, तो मैं उनके प्रति आदर रखती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत प्रेम की बरसात की थी बाद में। तो मैं उसको भूल मानती हूँ कि मुझे अलग पार्टी नहीं बनानी थी, बल्कि कुछ दिनों हिमालय में बिता करके शांति से जिन मुद्दों पर मैं सरकार में रह के काम करना चाहती थी, उन्हीं मुद्दों पर मुझे आंदोलन के अभियान के तौर पर काम करना शुरू कर देना चाहिए था। और मैं ये मानती हूँ लेकिन कि सत्ता में और ऐसे सामाजिक अभियान में एक अंतर होता है। जब आप सत्ता में होते हैं तो आप विकास कर सकते हैं, जैसे रेलवे लाइन तो नहीं ला सकते ना अभियान से, तो उसका माहौल बना सकते हैं, केन बेतवा नहीं आ सकती, मंत्री थी इसलिए आ गई। तो विकास के काम सत्ता में रहने से अच्छे हो जाते हैं, और जनहित के काम सत्ता से बाहर रहने पर अच्छे हो जाते हैं। नहीं, पार्टी भटकी नहीं है, पार्टी समय के साथ रेस लगा रही है, क्योंकि मुझे भी लगानी पड़ी थी। जब इंदिरा सागर बांध हमने शुरू किया और मेधा पाटकर मुझे मिली, तो मैंने मेधा से प्रश्न किया कि मेधा जी आप मुझे बताओ कि मेरा देश बिजली के मामले में पिछड़ रहा है, मेरा राज्य, तो मेरे को विकल्प बता दो आप। और मैंने कहा स्पीडी विकल्प बता दो, क्योंकि दूसरे राज्य आगे चला जाए और हम अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मैं ये कर सकती हूँ कि आप व्यवस्थापन में कोई शिकायत हो तो मुझे कह दो, वो मैं ठीक कर दूंगी। इसलिए आप किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आज भी कह सकती हूँ कि मोदी जी उन नेताओं में हैं जिनके मंत्रियों पर आरोप नहीं लग सके, और मोदी जी की निजी जीवन की शुचिता को तो खैर मतलब एक महापुरुषों की और लोगों की शुचिता मानी जाती है। इसे उठारी मैं स्वीकार करती हूँ, और उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। पहले मुझे खनन के बारे में ठीक से जानकारी नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं गंगा जी में इन्वॉल्व हो गई थी पूरी तरह से, और फिर कोरोना मेरे 2 साल खराब कर गया। गंगा जी पर भी पूरा इन्वॉल्वमेंट मेरा अंत में नहीं हो पाया, मेरा फ्रैक्चर बाएं पांव का और कोरोना, मेरा ध्यान गया। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं एक साथ दोनों बातें उठाऊंगी, तो ऐसा ना हो कि मेरा शराब विरोधी मुद्दा कमजोर हो। तो मैं मोदी क्या बोलते हैं शिवराज जी से अकेले में बात करती थी कि आप रॉयल्टी की बात करते हो तो आप खनन को वैध कर दो, और रॉयल्टी इतनी आएगी कि आपको शराब से जो लॉस होने वाला है रेवेन्यू का, वो पूरा खनन से हो जाएगा। तो अकेले में शिवराज जी कह दी नर्मदा किनारे मेरे साथ बैठ के कि मैं अवैध खनन के बारे में मैंने उनसे अकेले में बात नहीं की है, जिनसे जरूरी है उनसे की है, मंत्री से की है, ब्रजेंद्र से की है, जो जरूरी लोग हैं उनसे की है। अधिकारियों से ज्यादा बोलती नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ इस पर बात की मैंने, अधिकारियों से कम बोलती हूँ। मैं क्यों कहूँ मध्य प्रदेश की बात, में पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ। मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी ना, मैं इसलिए क्लियर नहीं कर पाऊंगी कि क्योंकि मुझे कोई मिले तो कि मैं इसको सिंगल आइसोलेट कर दूं कि ये रहा जो साफ सुथरा है, तो मैं क्या कह दूं इसके। आप मुझे बताइए, मैं मोदी जी को कर सकती हूँ, वो चने खाने वाले और भुने हुए चने और भुनी हुई मूंगफली खाने वाले और खिलाने वाले व्यक्ति हैं, और जिस तरह से वो देखना, ये मैं आपको बता दूं, कई चीजों को बदलने में समय लगता है बहुत। योगी ने पॉलिटिकल सिस्टम बदला, राजनीतिक शुचिता लाए, मोदी जी के मंत्रियों पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता है 10 साल में। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी घटना घट गई है इस देश में। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ही इस देश को ठीक कर पाएंगे, और कोई ठीक नहीं कर सकता है। और वो चीजें जो मैं बोल रही हूँ, उनकी ही बातें बोल रही हूँ जो हमें बोलते रहे। ओनली सब्जेक्ट, और मैं बहुत बातें बताऊंगी एग्जिट पोल की। बिहार में आप जीत रहे थे, तेजस्वी जीत रहे थे, हार गए एग्जिट पोल में। छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे थे, हार गए एग्जिट पोल में। 98 में तो एग्जिट पोल में हमारे ऑफिस में मिठाई बढ़ गई, हम बहुत बुरे हाल है, यही बीजेपी हारी थी 98। तो क्या लगता है कि एग्जिट पोल अगर कांग्रेस ना वो मैनेज नहीं करते हैं, वो सही बोल रहे होते, वो रेंज इतनी बड़ी बताते वो रेंज में अगर नीचे वाले पे आ गए आप तो आ नहीं है। मतलब रेंज यहाँ पे कांग्रेस की बड़ी तो बीजेपी जीत, मुझे पता नहीं,
मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती। मेरी सरकार हो, मेरा मुख्यमंत्री हो। महिलाओं ने वोटिंग ज्यादा की है तो हाँ की ना महिलाओं तो- महिलाएं यही ज्यादा संख्या बढ़ गई मध्य प्रदेश में महिलाओं। तुम लोगों की तरह थोड़ी चौ- जिस में चाय पीने में आराम से वोट डालने जा रहे हैं, पहले जाने जाती 34 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे महिला हाँ, ज्यादा। शिवराज जी के लिए महिलाएं बिल्कुल सगे भाई जैसे मेरे मामा। मोदी जी के नाम पर इस बार चुनाव लड़ा गया। मोदी जी तो इस देश के महिलाओं को रक्षक लगते हैं, पिता लगते हैं। एक ऐसा